स्थापित करें या किया गया। आगे चलें। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है व्यवहारवादी व्याख्याएं। किसकी? राजनीति की। ठीक है। तीसरी जो विशेषता निकलकर सामने आती है उस विशेषता के अंतर्गत हम ये बात ध्यान रखें कि हमने व्यवहारवादी बिहेवियरल अप्रोच जो बात की थी उस अप्रोच के अंतर्गत ये बात की गई थी कि व्यक्ति के राजनीतिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाना। कहने का मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राजनीतिक अध्ययन पद्धति या स्कोप में जो परिवर्तन आया, परंपरागत राजनीति विज्ञान में व्यक्ति, राष्ट्र या कहते हैं हम सरकार, स्टेट या गवर्नमेंट या स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के अध्ययन का क्या किया गया? प्रयास किया गया था, या दोनों को स्थापित कर दोनों दृष्टिकोणों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो वहाँ पर व्यवहारवादी बातें नहीं की गई, वहाँ पर राज्य को महत्वपूर्ण दर्जा माना गया। उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति सिंहासन पर बैठेगा वही व्यक्ति अपने हिसाब से राष्ट्र को चला सकेगा, या राष्ट्र अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वह किसी भी बैठने वाले या उत्तराधिकारी व्यक्ति को अपने अनुकूल चलाने का प्रयास कर सकता है। मतलब राष्ट्र राजा को नहीं चला रहा है, राजा को वो राष्ट्र चलाएगा। ऐसी मान्यताओं का विकास हुआ था। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अब लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने व्यवहारवाद की बात कर ली या व्यवहारवाद को महत्वपूर्ण मान लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, व्यवहारवाद का जो बौद्धिक पिता है वो चार्ल्स मेरियम है, और व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? राजनीतिक व्यवहारवाद कहते तो वो डेविड ईस्टन को कहा जाता है। देखें, कुछ लोग इसको यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत भी रख देते हैं। इस प्रकार की व्याख्याएं किया जाना जिससे कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आकलन किया जा सके, इसके अंतर्गत तथ्यात्मक अध्ययन पर बल दिया गया, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फैक्ट को महत्व दिया जा रहा है मूल्य की अपेक्षा, यानी मूल्यों को इग्नोर करने के बाद या इग्नोर करते हुए किस पर बल दिया गया? तथ्यों पर, कि फैक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, फैक्ट क्या है, कैसे वो काम कर रहे हैं, एक्चुअली वो कैसे काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, वास्तविकता या यथार्थवाद की बात करते हैं इसमें, तो यथार्थवाद का मतलब वर्तमान में वो कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कैसे काम करना चाहिए। परंपरागत की विशेषता क्या थी? कि वो आदर्शों पर आधारित थे, एक कल्पना लोक में गमन कर रहे होते थे, कल्पना लोक में विचरण कर रहे होते थे। ऐसा होना चाहिए, शिक्षक ऐसा होना चाहिए, विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए, नेता ऐसा होना चाहिए, नेतृत्व ऐसे किया जाना चाहिए। ऐसा बात जो वर्तमान में चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनके सामने एक उदाहरण, एक सैंपल रखते हैं कि नहीं, आपको अभी और सुधार करना है, आपको इस तरह से और अपने आप को परिवर्तित करना है, ऐसी वो धारणाएं रखते थे। जबकि ये क्या कर रहे हैं कि वास्तव में कैसा व्यवहार किया जा रहा है और वो व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। मतलब क्या क्या व्यवहार किया जा रहा है किस व्यक्ति के द्वारा, तो उसकी चर्चा की जा रही है।
तो इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, व्यवहारवाद। राजनीतिक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री 24 घंटे का प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति 24 घंटे राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, की भूमिका में नहीं रह सकते, शिक्षक 24 घंटे शिक्षक की भूमिका में नहीं रहना चाहिए। वो जिस समय जैसा है उस समय वैसा अध्ययन करें, लेकिन जब वो शिक्षक है, ऐसे ही कोई व्यक्ति जब राजनीतिक बात कर रहा है या राजनीतिक जिम्मेदारियां ग्रहण कर रहा है, तब उस पर अध्ययन किया जाना चाहिए, उसकी परिस्थितियों का, उसकी स्थितियों का। ऐसी बात की जाती है किसके अंतर्गत, व्यवहारवादी व्याख्याओं के अंतर्गत। राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर, यहां लिख देते हम, इसमें राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात की जाती है। लहर कहते हैं ना जिसको आप अभी, ये लहर वो लहर, तो वो लहर क्या होती है, मोदी लहर आई थी इसलिए वो मोदी जीत गए। तो इस तरह की वो प्रक्रिया एक क्या होती है, लहर कब आती है, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विशाल आकार या भूमिका कैसे ग्रहण कर लेता है राजनीतिक क्षेत्र में, या राजनीति में वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, उन परिवर्तनों के पीछे क्या प्रक्रिया काम कर रही है। ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने, वह निष्कर्ष निकालना प्रारंभ किया गया। ये इसलिए विशेषता है, एक नया कार्य शुरू किया गया। ठीक है, वहां पहले निगमनात्मक पद्धति में दिमाग में सारे निष्कर्ष निकाल लिए जाते थे, माइंड में, उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा होता था, उसके आधार पर ही कोई राज्य अच्छा है या कोई शासक अच्छा है बुरा है, उसके आधार पर उसका कैलकुलेशन किया जाता था। यहाँ पर जो जैसा है वैसा है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है ना, कहने की बात यह है कि अब पहले संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, जैसे मैंने कहा राज्य क्या एक संस्था है, सर्वोच्च संस्था थी, उसके स्थान पर प्रोसेस की बात करने लग गए, रिसर्च। ठीक है, क्या रिजल्ट आया, उस रिजल्ट पर क्या निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक दल, दबाव समूह, गुटबाजी, पार्टीबाजी जिसको कहते हैं। दबाव समूह तो अराजनीतिक समूह है, और गुटबाजी कहाँ हो रही है, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। मतदाता की सोच या प्रभाव या उसके विषय, कहते हैं ना भाई वोटर को कोई नहीं समझ सकता, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जाना क्या नहीं है, आसान काम नहीं है। मानसिकता या व्यवहार का अध्ययन भी किया जाने लगा। इसलिए तो वोटिंग के दिन छुट्टी आती है, और वो छुट्टी आना किसके हित में है, उस मतदाता के भी हित में है और उस राजनीतिक पार्टी के भी हित में रहता है। ठीक है, तो ये देखिए आप, इस तरह से हमने बात की राजनीतिक व्यवहारवादी व्याख्याएं, या हम कहते हैं इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण का भी इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता था। उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये वास्तव में बताता है कि वास्तव में किसी राज्य या किसी राजनीतिक व्यवस्था या प्रणाली की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, क्या उस प्रणाली का कोई अल्टरनेट तैयार किया जाना चाहिए,
या उस प्रणाली के प्रभावशाली होने में कौन से तथ्य आवश्यक रूप से प्रभावी हैं और उसके अप्रभावशाली होने में कौन से तथ्यों ने अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं किया है। कहने का मतलब किसी भी शासन प्रणाली को प्रभावी और अप्रभावी बनाने के लिए जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए वे सभी तथ्य व्यवहारवादी व्याख्याओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और व्यवहारवादी व्याख्याएं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है मूल्य निरपेक्षता। मूल्य निरपेक्षता का मतलब आप समझते ही हैं, कुछ मूल्यों की अवधारणा निर्धारित की गई थी। मूल्य निरपेक्षता जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया गया था और मूल्यों से मतलब सच्चाई, ईमानदारी, अपरिग्रह, शुद्धता, चारित्रिक शुद्धता, राजनीतिक शुद्धता, इस तरह के एक आदर्शवादी सोच को साथ में लेकर वो चल रहे थे। नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया गया, नैतिक मूल्यों को अत्यधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, संयम, युद्ध नहीं करना या युद्ध को आने पर ही प्रयास नहीं करना, कहना तो अपनी तरफ से युद्ध का कोई समर्थन नहीं करना, युद्ध आ जाए तो उसे पीछे नहीं भागना, ये बात है, लेकिन प्रारंभ अपनी तरफ से युद्ध के लिए नहीं करना। इस तरह के कुछ नैतिक मूल्यों के आधार पर काम किया जाता था। राज्य को सर्वे सर्वा मानना, राज्य ने जो भी आदेश दे दिया उसका पालन करना, नागरिकों का परम कर्तव्य माना जाना, इस तरह के कुछ मूल्य थे और उन मूल्यों के आधार पर हमने उसे जो हमारा प्रारंभिक दृष्टिकोण है उसे हमने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की संज्ञा दी है। लेकिन अब जैसे आपको बताया कि मैंने पहले ही बताया आपको शुरुआत में कि क्रिटिक्स या क्रिटिसिज्म एक बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने क्रिटिक्स किया या इसकी आलोचनाएं की परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की, तो उसके आधार पर उन्होंने जिन बिंदुओं पर उसकी आलोचना की थी उन बिंदुओं को समाप्त करने के लिए उन्होंने यहाँ पर इसे मूल्य निरपेक्षता के रूप में प्रस्तुत किया। देखें, आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्य क्या हो गए? संयम, शुद्धता, आज्ञा पालन, इस तरह के जो नैतिक मूल्य थे, नैतिकता आदि को दृष्टिकोण में मूल्यों को किसी भी प्रकार का महत्व प्रदान नहीं किया गया। महत्व प्रदान नहीं किया गया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत तथ्यों को ही महत्व दिया गया। तथ्य का मतलब वर्तमान में जो हो रहा है, यथार्थ में तथ्यों को ही महत्व दिया गया। इस कारण ही इस आधुनिक दृष्टिकोण को क्या कहा गया हमारे द्वारा? वैज्ञानिक
दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण में वास्तविक रूप से या वास्तविक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी इसके अलावा और भी देख लें हम, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे विषयों को उपेक्षित रखा गया, यानी उन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया। आधुनिक लोकतंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी, ब्राइस की पुस्तक है। आधुनिक लोकतंत्र पुस्तक में जो किसके द्वारा लिखी गई है? ब्राइस के द्वारा। तो ब्राइस ने किस बात पर जोर दिया है? तथ्य, तथ्य और सिर्फ तथ्य। क्या कहा लॉर्ड ब्राइस ने? कि तथ्य, तथ्य और सिर्फ तथ्य। तो ये ध्यान रखना कि आपको भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तथ्यों के ऊपर ही जोर देने की बात की जा रही है। क्या लिखा? सबसे आवश्यक है तथ्य, तथ्य और तथ्य। तथ्य, तथ्य यानी फैक्ट। फैक्ट मीन्स जो चीज हो रही है, आप जिसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तथ्य, तथ्य और तथ्य। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो मुख्य विशेषता है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की ओर इशारा करती है और कहती है कि आप कुछ भी अपनी तरफ से जोड़े नहीं, आपको कुछ भी जोड़ना नहीं है। जो आपको दिख रहे हैं, जो सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध है, उसके आधार पर आप जो डाटा निकालते हैं, वे जो फैक्ट हैं वे ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की आपके द्वारा अलौकिक या फीलिंग वाली कोई चीज़ आप वहाँ पर नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना? जो आप फील कर रहे हैं, फीलिंग जो आपकी हैं, उनको इसमें मिक्स मत कीजिए। ठीक है? आप उसको अपने पास रखिए अलग से, लेकिन राजनीति विज्ञान का जब आप अध्ययन करें तो वहाँ पर सिर्फ फैक्ट को इंक्लूड करें, और फैक्ट को इंक्लूड करने के कारण वो आधुनिकता से जुड़ेगा, और आधुनिकता राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने की एक पद्धति है। आगे चलते हैं हम। जो हमारी वैज्ञानिकता थी, या जिसकी हम बात कर रहे थे वैज्ञानिकता की, वो देखते हैं। तो आपकी समझ में आएगी। कहने का मतलब है कि ये कोई बड़ी बातें नहीं है। एक ही बात को कई प्रकार से कहा गया है कि जो जो कमियां थी, आदर्शवाद को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। हम कहाँ उसको निश्चित कर सकते हैं कि हाँ ये एक आदर्शवादी राज्य है, आपको इसके जैसा होना चाहिए? कोई लिमिट नहीं है। इसलिए उसका अध्ययन करने के कारण कई प्रकार की कल्पनाओं का समावेश हो रहा था राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में।
तो हमको राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त विषय के रूप में भी रखना है, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भी रखना है, उसकी वैज्ञानिकता को प्रभावी बनाने के लिए भी क्या करना है, काम करना है। तो ऐसे समय में हमको ये देखना होगा कि किस तरह से हम उसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं। आगे चले, हम इसको कहते हैं वैज्ञानिकता या शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिकता से आप समझ गए होंगे, मतलब वैज्ञानिकता का मतलब क्या हो गया कि वैज्ञानिकता से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी कोई बात जिसे प्रूव किया जा सकता हो, समान परिस्थितियों में वो वैसा का वैसा ही रिजल्ट देगी, अन्य कारणों के समान रहने पर वह क्या करेगी, उस परिस्थिति में वैसा ही रिजल्ट देगी। मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार के काल्पनिक परिवर्तन की कोई जगह नहीं है। यानी ऐसा शोध जो वास्तविक या वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है, या हम इसको कहते हैं कि शोध एवं निष्कर्ष में क्या है, घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस अध्ययन पद्धति में शोध एवं सिद्धांतों के मध्य संबंध स्थापित किया गया है। संबंध स्थापित किया गया है। इसके लिए कई वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। जैसे मैंने बताया सांख्यिकी पद्धति है, जैसे मनोवैज्ञानिक पद्धति, आप जानते हैं मनोविज्ञान फैक्ट पर काम करता है, निष्कर्ष पर काम करता है, रिसर्च पर काम करता है। सांख्यिकी पद्धति, गणितीय पद्धतियाँ, मीड मोड मीडियन जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। अनुप्रमाणन पद्धति, साइमल्टेनियसली पद्धति आदि, ग्राफ, चार्ट आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने देखा होगा गणित में जो भी आप प्रयोग करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे तो एक एक चीज़ को आप राइट डाउन करते चलते हैं और उसका पुराना इतिहास देखते हैं। जिस तरह से वैज्ञानिक पद्धतियों में निरंतरता रहती है, क्रमबद्धता रहती है, आप उसको रिवाइज करेंगे तो वो सेम रिजल्ट आएगा सेम परिस्थितियों में। तो इस तरह भी इन्होंने कई भविष्यवाणियाँ करने का प्रयास किया, उन भविष्यवाणी के अंतर्गत काम करने का काम किया गया। यानी प्राकृतिक विज्ञान जो थे, नेचुरल जो राइट्स मानते हैं हम, प्रकृति जो है उस विज्ञान के आधार पर अगर कोई निष्कर्ष निकल रहा है तो उन निष्कर्षों का पहले वैज्ञानिक आधारों पर क्या किया गया, परीक्षण किया गया, और उस परीक्षण के आधार पर ही क्या निकाली गई, निष्कर्ष निकाले गए। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ जो या मैं कह दूं इन दोनों विज्ञानों का, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो प्राचीन सिद्धांत हैं या जो पहले से काम कर रहे हैं, सिद्धांतों को विज्ञान के आधार पर, अब जैसे पहले मान्यताएं थी कि कुछ इतिहासकारों ने या जब वर्णन किया था
तो कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तब की मान्यता कई दिनों तक चली, लेकिन जैसे जैसे शोध हुए, आगे ये अध्ययन बढ़ा, वैज्ञानिक संसाधन या रिसर्च हुए या वैज्ञानिक साधनों के आधार पर उनको परखा गया, कसा गया कसौटी पर उनको, तब उनका परीक्षण किया गया, तब ये पता लगा कि केंद्र में सूर्य और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार पर परीक्षित किया गया, यानी उसको एग्जामिन किया गया, और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए, और उन निष्कर्षों के आधार पर ही राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक परीक्षण प्रारंभ हुए, या ठोस हम कहते हैं, ठोस आधार ऐसे तैयार हुए जिनके आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। इस अध्ययन पद्धति में ठोस सिद्धांत परीक्षण किए जाते थे, यानी ऐसे नहीं पहले सिद्धांत बना दिया और फिर उसको लागू कर दिया गया। सिद्धांत को डेवलप करने के लिए पहले उसके क्या किए गए, परीक्षण किए जाते हैं। परीक्षण किए जाने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुल मिलाकर बात इतनी है कि किसी भी सिद्धांत को मात्र जैसे परंपरागत व्यक्ति आदर्श के आधार पर स्थापित कर लेते थे या धर्म ग्रंथों के आधार पर स्थापित कर लेते थे और वह राज्य का कर्तव्य मान लिया जाता था, ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं। जितने भी अध्ययन किए गए हैं उनका वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण किया गया, देखा गया, उनमें तथ्यों की चर्चा की गई, उसके रीजनिंग देखी गई, क्या तर्क हैं, क्या आधार हैं, और फिर उनके आधार पर उसको स्वीकार किया गया। ठीक है, हालांकि इससे थोड़ी सी बनावटीपन आ गया राजनीति में, क्योंकि राजनीति तथ्यों के आधार पर काम करने वाला व्यक्तित्व नहीं है। राजनीति व्यवहार, वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करना और उन परिस्थितियों के आधार पर भविष्य के बारे में अपनी रणनीति तैयार करने का नाम होता है कई बार। ठीक है, आप पढ़ लिख कर सिद्धांतों को रटकर उनके आधार पर राजनीति नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान विषय को स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया गया। ठीक है, हम देख रहे हैं अनुभाविकता। आधुनिक अध्ययन पद्धति में आदर्शवाद के स्थान पर या कल्पना के स्थान पर अनुभववाद को स्थान दिया गया। जो कि किसी परिस्थिति का वास्तविक
वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। यानी जिस चीज़ को आपने झेला है, सहन किया है, आप उसी के बारे में किसी प्रकार की व्याख्याएं कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं आपने आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को फील कर सकते हैं? अगर आपने वो संघर्ष किया होता, या हम कहते हैं अगर हमने किया होता, हमें मौका मिला होता आज़ादी या राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, तो हमारी भी अनुभूति, हमारी भी फीलिंग राष्ट्र के साथ बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ सकती थी। हमने आपातकाल का अनुभव ही नहीं किया, हमारे रहते आपातकाल लगा ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपातकाल जैसी कोई चीज़ भी होती है? जबकि राजनीति में है, स्वतंत्रता संग्राम भी राजनीति का पार्ट था, आपातकाल भी राजनीति का महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। वर्तमान समय में तानाशाही के विरुद्ध जब आप खड़े होते हैं और किसी भी प्रकार की अराजकता का भी सामना तभी कर सकते हैं जब आपने अपने अनुभव में उनको पहले सहन किया होगा। अभी जब अन्ना हजारे की बात करते हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ तो नहीं कहेंगे, सोशल वर्कर की श्रेणी में रखा जाता है, उन्होंने कई आमरण अनशन कर रखे हैं। तो पहली बार किया होगा तब तो अनुभव नहीं था, पहली बार जब उन्होंने किया तो उसका अनुभव हुआ कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो अनुभव करने से वो अगली बार जब करेंगे तो, या अगली बार कोई और भी करेगा, तो वो एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं और इन दिक्कतों को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इसी तरह ये भी कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति का वास्तविक अनुभव प्रदान करना ही या प्राप्त करना ही अनुभववाद है। अब जिसने अनुभव किया होगा, क्या वो कोई कल्पना करेगा? बिल्कुल नहीं है। जो उसे फील हुआ होगा, जो हेल्पफुल होगा। राजनीति के लिए बात करेंगे तो राजनीति में जिस तरह से तानाशाही खड़ी होती है या तानाशाह व्यक्ति तैयार होता है या आपातकाल की परिस्थितियां डेवलप होती हैं, तो उन परिस्थितियों के बारे में पहले से भविष्यवाणी करेगा ये व्यक्ति जिसने आपातकाल को देखा है या आपातकाल का अनुभव लिया है। अब वो कह देगा कि अब कुछ दिनों में आपातकाल लगने वाला है, तो वो आपातकाल से किस तरह अपना बचाव करेगा या आपातकाल वास्तव में सही है या नहीं है। इमरजेंसी जिसको कहते हैं, आंतरिक इमरजेंसी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो उस व्यक्ति ने वहाँ अनुभव लिया। तो ऐसे ही राजनीति विज्ञान का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर चीज़ का जिस तरह से एक्सपीरियंस लिया जाता है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर व्याख्याएं करना या उन सिद्धांतों का निर्धारण करना किसके अंतर्गत आता है? अनुभाविकता के अंतर्गत। और ऐसा किसमें किया गया? आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसा काम किया गया। यानी उन्होंने सभी परिस्थितियों को देखते हुए, पिछले समय से उनकी तुलना करते हुए, उसका अनुभव उनके साथ ऐड करते हुए उस चीज़ को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो मैंने कहा भाई अनुभाविकता से मतलब क्या हो गया कि जिस चीज़ को या जिन परिस्थितियों को आपने स्वयं भोगा है, सहन किया है, उसके आधार पर आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? अनुभाविकता। और राजनीति में भी इस तरह का काम किया। इन लोगों ने पूर्ववर्ती परिस्थितियों या घटनाओं का अनुभव किया, उनको देखा था, उन देखने वालों ने निष्कर्ष निकालकर उन परिस्थितियों के आधार पर राजनीति विज्ञान का क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट था उसको देखते हैं हम। लास्ट हमारा अध्ययन बिंदु जो था उसको देखें। थोड़ी सी जल्दी मिटा दी मैंने, आप ध्यान रखें इस बात का। मैंने आपको बता दिया है, शब्दों से ज़्यादा अच्छा बता दिया मैंने, आप उसको लिख कर रखें, दिमाग में रखें। आगे चलें।
राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता को भी बनाए रखना। इतना ही कर दें, ठीक है। स्वायत्तता का मतलब ऐसा है कि आप जब, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। आप सभी या हम सभी इंसान हैं, ठीक है। जनरली सभी के दो आँख हैं, नाक है, मुंह है, कान है, सबके ऐसा। लेकिन क्या कोई दो एक जैसे हैं क्या? यानी सबकी अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। तो ऐसा ही हम भी कह रहे हैं कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप उसको अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के आधार पर उसको सभी विषयों के साथ ऐड कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का पार्ट है पॉलिटिकल साइंस भी, और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट और भी ऐड हैं। लेकिन उतने सभी सब्जेक्टों को एक साथ रखते हुए भी हमने राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास किया है। यानी राजनीति विज्ञान ने अपनी स्वायत्तता या अपने विषय को दूसरों के साथ मिक्स करते हुए भी, या दूसरे विषयों को अपने से खुद को जोड़ते हुए भी अपनी स्वायत्तता को बनाए रखा है। जैसे कि धरती पर प्रत्येक मानव के अंग समान होते हुए भी उनके विचार या उनके थंब इम्प्रेशन जो भी सारी चीज़ें वो एक समान नहीं है। यानी वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार का डिवाइडेशन है। एक व्यक्ति जिसके सभी अंग दूसरे व्यक्ति से समान, यहाँ तक कि जुड़वा अगर एक साथ भी हो रहे हैं तो भी उनकी आदतें, उनका व्यवहार एक जैसा नहीं है। इसी तरह राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विषयों के साथ रहते हुए भी या जुड़ते हुए भी उनके जैसी नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें दूसरे विषयों के साथ जो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है वो वर्तमान में भी बना हुआ है, ठीक है। देखें आप इसकी बात करते हैं तो हम राजनीति विज्ञान अन्य विषयों के साथ रखते हुए भी, राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के साथ रखते हुए भी इसे एक अलग विषय के रूप में, भी मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त है, इसका क्या मतलब हो गया? यानी यह विषय मौलिक सिद्धांतों पर चर्चा करता है, मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि राजनीति विज्ञान विषय के ठीक है, इसकी अपनी शब्दावली है। इसकी अपनी शब्दावली है, इसका अपना कार्यक्षेत्र है। ठीक है, जैसे साइंस के विषय की अपनी शब्दावली होती है, अपने क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो भी मिक्स होते हैं दूसरे विषय के साथ। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं जहाँ पर दो सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैच होता है, या कहीं कहीं फिजिक्स और मैथ का मैच रहता है। ऐसे ही लेकिन फिजिक्स का अपना रोल होता है, मैथ का अपना होता है। ऐसे ही राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, लेकिन फिर भी ये विषय अपने आप में क्या है, अलग है। जैसे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, ये सारे जो विषय हैं, जैसे राजनीतिक संस्कृति,
राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, आदि जो क्षेत्र हैं वो पूर्णतः है कैसे हैं, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र हैं या विषय वस्तु हैं। आप इनको राजनीति विज्ञान से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो मुख्य विशेषताएं हैं इनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण ने आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण ने इन सब विशेषताओं को शामिल करते हुए परंपरागत राजनीति विज्ञान से निम्न आधारों पर आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को क्या कर दिया है, अलग करने का महत्वपूर्ण काम किया है। तो आप जब इन विशेषताओं को देखेंगे, कई जगह कहा गया है कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता या राजनीति को विज्ञान का स्वरूप प्रदान करने का भी काम किया है इस आधुनिक दृष्टिकोण ने, ठीक है। यानी उससे पहले वैज्ञानिकता नहीं थी, जो हमने वैज्ञानिकता में कर लिया है, ठीक है। तो वैज्ञानिकता किन आधारों पर मिली और किन आधारों पर इसे हम वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान कह सकते हैं। कुछ लोग, हालांकि हमने चर्चा भी की होगी या मैंने आपको पहले बताया होगा कि राजनीति विज्ञान को कुछ लोग राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं, कुछ लोग राजनीति को विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग कला और विज्ञान दोनों मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो दोनों मानने की बात, यहाँ सामंजस्य स्थापित करने की बात हो गई। कुछ लोग इसको विज्ञान ही मानते हैं। तो विज्ञान के आधार जो प्रदान किए वो किसने किए, आधुनिक राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण ने दिए, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखेंगे तो मुख्य विशेषताएं क्या हो गई, व्यापकता, गुणात्मकता, अंतर्नुशासनात्मकता और व्यवहार पर बल, मूल्य निरपेक्षता, वैज्ञानिकता, अनुभाविकता और स्वायत्त विषय के रूप में भी इसको स्थापित रखा गया है। कहीं से भी राजनीति विज्ञान का महत्व आज खत्म या कम नहीं हो सकता। समय के अनुसार परिवर्तित जरूर हो सकता है, राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए, लेकिन पूर्णतः राजनीति विज्ञान जो विषय है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे हम अगले विषय को देखेंगे हमारे अगले टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। तब तक आप ध्यान रखें, पढ़ें, इसको रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद जब आप देखेंगे कि ये जो विषय है ये अपने आप में पूरा लॉजिकल विषय है। आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी आज इन्वॉल्व हो रही है राजनीति में, तो वो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है वो भी कहीं ना कहीं इसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर रही है। वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का कारण क्या है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो भी फैक्ट पर काम करती है। किस पर काम करती है, वो भी फैक्ट पर। और जहाँ भी फैक्ट शब्द यूज हो जाएगा वहाँ पर आधुनिक राजनीति विज्ञान क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वहाँ भी वो विश्लेषण करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2 बार सरकार रिपीट होती है तो तीसरी बार में एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर उस सरकार के आने की संभावनाएं न्यूनतम हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने अनुभव के आधार पर विश्लेषण किया, ठीक है। अनुभव के आधार पर बताया गया कि जब 2 गवर्नमेंट आकर चली जाती हैं लगातार, तो उसके बाद तीसरी गवर्नमेंट के आने की संभावनाएं पहले की तुलना में बेहद कम हो जाती हैं, ठीक है। तो भविष्यवाणी करें तरीके से, लेकिन भविष्यवाणी का कोई स्थान नहीं है आधुनिक वैज्ञानिकता के आधार पर, लेकिन हम अनुभव के आधार पर ऐसा बता रहे हैं। कई जगह ऐसा हुआ भी है और कई जगह ऐसा हुआ नहीं भी है, ठीक है। यानी कहीं जगह अपवाद भी है, कई जगह ये बात सत्य भी प्रतीत हुई है। तो इसी तरह अगर हम बात करें और भी, तो आप देखते हैं कि अभी आधुनिक समय में ईवीएम का रोल बढ़ रहा है। तो ईवीएम कौन सा है, ईवीएम के आधार पर भी विश्लेषण किया जाएगा। वैज्ञानिकता है, मशीनीकरण किया जा रहा है। तो मशीनीकरण कर रहे हैं आप, तो आप राजनीति को आप विज्ञान के रूप में रखेंगे, लेकिन आप जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह प्रयास किस रूप में माना जाएगा, वो प्रयास आपको या राजनीति विज्ञान को कला स्थापित कर देगा। वो जो बैलेंसिंग पावर है वो किस रूप में आएगी, कला के रूप में आपको स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि आप दोनों आधारों पर देखते हुए चलें। मूल्यों को हमने पहले ही बात कर ली, वैज्ञानिकता और अनुभाविकता, और मैंने कहा कि इस राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास किया गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।